नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रपति के ओहदे के लिए जो कैंडिडेट है उनके नाम का जो ऐलान किया है रामनाथ कोविंद का, उससे काफ़ी सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रामनाथ कोविंद दलित हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भारी मास्टर स्ट्रोक खेला है। वैसे रामनाथ कोविंद ने दलितों की उतनी ही सेवा की है जितने बीजेपी में रहते हुए मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शाह हुसैन ने मुसलमानों की है। ये प्रथा जो शुरू हुई कि राष्ट्रपति के ओहदे को भी राजनीतिक बना दो, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने से हुई थी, जब वो श्री वी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए लाई थी। और तब नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो कांग्रेस का जो परंपरागत गुट होता था, वो चाहते थे कि नीलम संजीवा रेड्डी बने। श्री वी गिरी को कोई नहीं जानता था उस वक्त, वो ट्रेड यूनियन के एक नेता थे। उसके बाद फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा ही किया। जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, जिन्होंने आधी रात को जिन्हें उठाया गया और इमरजेंसी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो ऑर्डर था, उस पर दस्तखत कराए गए और उन्होंने कर भी दिए। तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति का ओहदा राजनीतिक हो गया है, वो भी वोट की लड़ाई में शामिल कर लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा शख्स चुना जाना चाहिए जो हमारे संविधान की रक्षा करे, संविधान के खिलाफ ना हो, जो भारत का सुप्रीम कमांडर है भारत की आर्म फोर्सेस का, जिसे भारत की जानकारी हो, वो सिर्फ एक विचारधारा विशेष से ना जुड़ा हुआ हो, जो स्वयं खुद स्कॉलर हो, विद्वान हो। हमने अच्छे अच्छे राष्ट्रपति देखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन देखे हैं हमने, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखे हैं हमने, डॉक्टर KR नारायणन देखे हैं हमने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देखे हैं हमने। लेकिन इस तरह से उन लोगों को लाना जो पार्टी के बॉसेस के बहुत नीचे रहे हों कभी, इस बात को इंश्योर कर देता है, तय कर देता है कि ये राष्ट्रपति सिर्फ हमारी बात ही सुनेगा। जबकि राष्ट्रपति का काम होता है कि वो अपने विवेक से भी काम ले, साथ में जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसकी सलाह पर भी चले। अब रामनाथ कोविंद कानपुर से हैं, 2 दफ़े राज्यसभा के MP रह चुके हैं। उनको इसलिए चुना गया है कि वो दलित है। क्या राष्ट्रपति का ओहदा इसलिए बना है कि दलित गैर दलित की राजनीति खेली जाए? मुझे उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके विचार जाने माने हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों भारतीय नहीं है, भारत से नहीं है, भारत के नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने उस दिन कहा कि ताजमहल भारतीय नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है। परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी लगातार उसको फॉलो करती जा रही है। हमारी विपक्षी पार्टियों के पास एक मौका था कि वो कोई ऐसा कैंडिडेट लाते, कोई ऐसा प्रत्याशी लाते राष्ट्रपति पद का, जिसके होने से, जिसको देखते ही पता चलता कि हाँ, राष्ट्रपति के ओहदे की वो पुरानी गरिमा जो डॉक्टर राधाकृष्णन के ज़माने में थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़माने में थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के ज़माने में थी, श्री KR नारायण के ज़माने में थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी थी, वो बहाल हो, वापस आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त विपक्ष की जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को, वो हैं तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, YSR कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी तो खैर सरकार का ही हिस्सा है, रामविलास पासवान, JDU नीतीश कुमार की पार्टी, वो भी। बाकी रह गए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां। अगर ऑपोजिशन इकट्ठा होती और कोई ऐसा प्रत्याशी चुनती जो दलित या पिछड़ा या इस तरह का कोई राजनीति से प्रेरित ना होता, तो कितना अच्छा था। वो शख्स अगर पढ़ा लिखा होता और कॉन्स्टिट्यूशन को समझता होता, उसकी इतनी अकाउंटेबिलिटी होती, क्रेडिबिलिटी होती और उसका इतना सम्मान होता कि पूरा देश मानता कि हाँ, ये शख्स राष्ट्रपति बनने के काबिल है, तो बहुत अच्छा होता। रामनाथ कोविंद वकील रहे हैं, अच्छे ठीक ठाक वकील रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ओहदे के लिए उनका चुना जाना उनकी वकालत पर निर्भर नहीं था। उनकी लॉयल्टी जो है, स्वामी भक्ति, उस पर भी निर्भर रहा है, उसकी वजह से भी रहा है, और साथ में क्योंकि वो दलित हैं इसलिए रहा है। ये दुख की बात है। दार्जिलिंग सुलग रहा है। बर्फ से ढका ठंडा हिल स्टेशन
सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। ये कहानी बहुत पुरानी है, बीच बीच में उभरती है, फिर शांत हो जाती है, फिर उभरती है, फिर शांत हो जाती है। इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। मेरे दोस्त मोहन गुरुस्वामी लिखते हैं, सन 1829 में नेपाल और सिक्किम के बीच विवाद हुआ ऑन्टू दारा के इलाके में लेकर कि दार्जिलिंग और ऑन्टू दारा का इलाका किसका है। ये 1829 की बात है। तब गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। उन्होंने अपने 2 अफसरों को भेजा कि देख कर आइए और स्टडी कर आइए ज़रा। इन 2 अफसरों के नाम थे कैप्टन जॉर्ज एलिमर लॉयड एंड J.W. ग्रांट। ये दोनों वहाँ गए, उन्होंने ये इलाका देखा और एक डोर्जिलिंग लिखा उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में कि वो डोर्जिलिंग नाम की जगह पर रुके जहाँ पर करीब 100 लेप्चा रहते थे और उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई और उनके जहन में आया कि सैनिटोरियम बनाया जाए वहाँ पर। मतलब जो लोग क्षय रोग, टीबी से पीड़ित होते हैं या और बीमारियाँ हों तो अच्छी आबो हवा के लिए यहाँ एक ऐसा स्टेशन बना दिया जाए जहाँ अंग्रेज़ लोग आकर अपनी सेहत को रीगेन कर सकें। तो उन्होंने वापस आकर ये प्रपोज़ल दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। उन्होंने अपने डेप्यूटी गवर्नर जनरल को भेजा। डेप्यूटी गवर्नर जनरल कैप्टन हर्बर्ट ने जाकर वो जगह देखी तो उनको ये भी समझ में आया कि ये एक व्यापार के लिए, तिजारत के लिए एक अच्छा केंद्र भी हो सकता है ट्रांजिट में, रास्ते में, और उसके अलावा एक ये मिलिट्री आउटपोस्ट भी हो सकती है। यहाँ पर फ़ौज का भी एक डेरा बनाया जा सकता है, छावनी बनाई जा सकती है। उन्होंने वापस आकर लॉर्ड विलियम बेंटिक को बताया कि बिल्कुल ठीक बात है, हमें ये इलाका ले लेना चाहिए। तो 1835 में ये इलाका सिक्किम से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जिसे आज दार्जिलिंग बोला जाता है। इसमें और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था, ये मुफ्त में दिया गया, लेकिन बदले में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिक्किम के चौग्याल को 1 लाख रुपया हर साल देना शुरू किया और उनकी जो ग्रांट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जाती थी वो 6,000 रुपये करती हर महीने की। बहरहाल ये तो छोटा सा इतिहास था। तब से लेकर अब तक कहानी बहुत बदल गई है। बंगाल में शामिल हुआ दार्जिलिंग के ओरिजिनल जो लोग हैं वो लेप्चा हैं, उसके बाद नेपाली हैं। बंगालियों का दार्जिलिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वो इलाका जो है दार्जिलिंग, कुर्सियांग वगैरह वो बंगाल में आते हैं। अब हम चलते हैं सन 2009 में, जब भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह दार्जिलिंग से MP चुने गए, सांसद चुने गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही SS आहलूवालिया, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे राजीव गांधी के साथ, फिर वो चुने गए। तब से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें दार्जिलिंग पर रही हैं कि किस तरह से अगर एक अलग राज्य बने तो जैसे नए राज्यों में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, यहाँ पर भी आ सकती है। पिछले कुछ सालों से करोड़ों रुपए वहाँ पर भेजे गए हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं वहाँ पर, और जो गोरखालैंड की मूवमेंट है उसको समर्थन दिया गया है। और ये रिकॉर्ड पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है और केंद्र ने भी कहा है बंगाल की सरकार से कि वो गोरखालैंड का जो आंदोलन है उसके नेताओं से बातचीत करे, डायलॉग करे। बहरहाल इस वक्त जो हालत है, एक बार फिर ये जिन खड़ा हो गया है, बोतल से बाहर निकल आया है। और हकीकत ये है कि दार्जिलिंग के लोगों का बंगाल के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और जो बंगाल ने जो सरकारें रही हैं कलकत्ता में, उन्होंने भी दार्जिलिंग को निगलेक्ट किया है। मैं आखिरी दफ़े जब गया था 2-1 साल पुरानी बात है, बागडोगरा से लेकर, बागडोगरा पे मैं लैंड किया था, उसके बाद दार्जिलिंग ड्राइव करके गया था। सड़कों की जो बेकार हालत थी, इतनी बुरी हालत, जैसे बिल्कुल उदासीन हो रखी हो सरकार कलकत्ते की दार्जिलिंग को लेकर। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि या तो अलग से गोरखालैंड राज्य बनाया जाए या बंगाल का दोबारा से दूसरी बार विभाजन ना किया जाए, इसको यहीं रहने दिया जाए और हिल काउंसिल जैसी कोई और चीज़ बना दी जाए, या दार्जिलिंग को वापस सिक्किम का हिस्सा बना दिया जाए ताकि कलकत्ते से उस पर राज ना हो। देखते हैं भारत सरकार का सयानापन जो अभी तक कश्मीर में दिखाया है उन्होंने, जम्मू कश्मीर में, यहाँ कितना सयाना साबित होता है। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।